तो गाइज हम वेलकम टू माय चैनल केकेजी क्लासेस मेरे दोस्त। हम लोग इस केकेजी क्लास के लेक्चर में आपका एक बार स्वागत है मेरे दोस्त। और आज जो हमारा होने वाला है क्लास 12 का फिजिक्स है, देख सकते हो आप। ये क्लास 12 के फिजिक्स में आपको पूरे चैप्टर से फिजिक्स में आपको 15 चैप्टर पढ़ना है। 14 या 15 कह सकते हो, ठीक है ना। 14 से 15 चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स में। ये 14-15 चैप्टर से पूरे आपको 100 शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ। यानी कि पूरे 15 चैप्टर से आपको आपके एग्जाम में मात्र 10 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। इसलिए मैं दोस्त यहाँ पे 100 क्वेश्चन में सेलेक्ट करके लाया हूँ ये 15 चैप्टर से, जिसमें से आप 10 क्वेश्चन इजी तरीका से इसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। हर साल यहाँ पे सेलेक्ट करके दिया जाता है, जिसका लेक्चर नंबर 5 है मेरे दोस्त। 100 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर के, ठीक है ना। ये पूरी एनसीईआरटी का गेसिंग क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्वेश्चन बैंक एनसीईआरटी दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो जरूर देखिए और लास्ट तक देखिए वीडियो, आपको बहुत मजा आने वाला है। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, क्रैश कोर्स भी नहीं लिया है, तो जरूर लेने के प्रयास कीजिएगा ताकि आपका कोर्स क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो जरूर लेने के प्रयास कीजिएगा, मुझे इतना आशा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करें एवं एसआई मात्रक लिखें। चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, उसका एसआई मात्रक क्या है मेरे दोस्त, इसको आपको लिखना है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसकी एसआई मात्रक क्या है। ये क्वेश्चन 2016-2022 के एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो चुंबकीय फ्लक्स की बात करें और विद्युतीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स में कोई अंतर नहीं है। बस सिर्फ तो वहां पे विद्युत होता है, यहाँ पे चुंबक होता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय प्रेरण B तथा अल्पांश क्षेत्रफल सदिश के गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। अगर विद्युतीय फ्लक्स की बात करें तो विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं जब कोई, एक मिनट मेरे दोस्त थोड़ा सा इसको ना, हाँ, उसमें इसमें फर्क क्या होता है। विद्युतीय फ्लक्स कहता है जब कोई पृष्ठ को चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उससे गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या को आपको विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। कुल संख्या के विद्युतीय फ्लक्स कहती हैं। तो उसके क्षेत्रफल यानी कि जो पृष्ठ जब क्षेत्रफल में रखा गया, पृष्ठ यानी कि एरिया जिसका ए है, ये इसके लिए कहाँ रखा गया, विद्युत क्षेत्र में रखा गया, तो ई, ठीक है ना। तो उसके क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र में जब गुणनफल कर देंगे तो हमारा विद्युत फ्लक्स ज्ञात हो जाता है, फाई ज्ञात हो जाता है, ई इंटू ए, ठीक है। ये हमारा विद्युत फ्लक्स प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो विद्युतीय फ्लक्स को इस तरह से कहते हैं। तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स सिंपल कहता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, विद्युत की जगह क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रेरण B तथा अल्पांश क्षेत्रफल सदिश, हो सकता है इसमें कोई अल्पांश क्षेत्रफल सदिश है। क्षेत्रफल सदिश का गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अगर हम अल्पांश, अल्पांश मतलब बहुत छोटा सा क्षेत्रफल, तो इसकी क्षेत्रफल क्या होता है, डी ए ले लेंगे। डी ए इसलिए ले लिए मेरे दोस्त क्योंकि बहुत अल्पांश मतलब बहुत छोटी की बात करता है, और जहां छोटा चीज होता है वह डिफरेंशिएशन के अंतर्गत आता है, इसलिए डिफरेंशिएशन में डी लगता है, ठीक है ना। तो डी ए इसका क्षेत्रफल सदिश हो गया। और यहाँ पे चुंबकीय प्रेरण इसका बी है, चुंबकीय प्रेरण क्या बी है, इसके गुणनफल को तो याद रखना डी फाई इसलिए रखेंगे क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स को फाई द्वारा दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्पांश है, इसलिए डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, इसका बी इंटू क्या हो जाएगा, बी डॉट आपका डी ए हो जाएगा, ठीक है ना। बी जहां चुंबकीय प्रेरण, डी ए जिसका क्षेत्रफल है। अगर हम डॉट का चिन्ह हटाएंगे तो फाई बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, फाई बराबर देखो डी फाई लिखो या फाई, तो फाई बराबर हो जाएगा बी डी ए कॉस थीटा। और इसके बीच के एंगल थीटा होता है, इसलिए कॉस थीटा। तो आपका ये चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो गया मेरे दोस्त, सूत्र हो गया। और इसका ए सही मात्रक जो होता है वेबर होता है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, चुंबकीय फ्लक्स क्या कहलाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय प्रेरण तथा अल्पांश क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और डी फाई बराबर आपका बी डॉट डी ए हो जाएगा, यानी डी फाई इज टू बी डी ए कॉस थीटा, ठीक है। इसके ऐसी मात्रक वेबर होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है। और 42 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको पता है मैं 4 लेक्चर ऑलरेडी दे चुका हूँ, 5वां लेक्चर चल रहा है, इसलिए 42 नंबर क्वेश्चन। चुंबकीय विभव को प्रभाषित करिए, क्वेश्चन 2021 के एग्जाम पूछा गया। देखो विभव, चाहे विद्युत विभव हो चाहे चुंबकीय विभव हो, विभव को सीधा कहा जाता है कि अनंत से
अगर हम विद्युत विभव की बात करें तो में क्या होता है, विभव डायरेक्ट की बात करें तो अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। मतलब हमारा यह इन्फिनाइट बिंदु है, यहाँ से कोई अल्पांश मतलब कोई परीक्षण आवेश मतलब छोटी सी आवेश को, मान लें हमारा क्यू आवेश है यानी कि 1 कूलम का आवेश है, ठीक है ना। यहाँ से विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के कोई भी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, किया गया वर्ग होगा, उससे हम विद्युत विभव कहते हैं। चुंबकीय विभव सेम है, वो तो कहता है किसी बिंदु पर चुंबक की इकाई इकाई उत्तरी ध्रुव को अनंत से, देखो यहाँ पे ध्रुव इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे चुंबक है और चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल की बात कर रहा है। वही कहता है किसी बिंदु पर चुंबक की इकाई ध्रुव को अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना होता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय विभव कहते हैं। वही बात हुआ, बस यहाँ पे चुंबक के तौर पे है, सिंपल है। कहा अनंत से, क्या अनंत से चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में इकाई इकाई क्या यहाँ पे इकाई उत्तरी ध्रुव को, इकाई उत्तरी ध्रुव के यहाँ पे आवेश थोड़ी कर सकते हो, इकाई मतलब बहुत छोटा परीक्षण, बहुत छोटा इकाई उत्तरी ध्रुव को अनंत से चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा चुंबकीय विभव कहलाएगा। मैं फिर से समझाता हूं, अनंत से इन्फिनाइट से ठीक है ना, इकाई चुंबकीय ध्रुव यानी कि परीक्षण ध्रुव, ठीक है ना, इकाई चुंबकीय ध्रुव को अनंत से चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है चुंबकीय विभव कहलाता है। ये चीज लिखा हुआ है, किसी बिंदु पर चुंबकीय इकाई उत्तरी ध्रुव को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य, जितना कार्य करना हो उस बिंदु पर क्या चुंबकीय विभव कहलाता है। और चुंबकीय विभव जो होता है इसे हम भी से सूचित करते हैं, वोल्ट भी, ठीक है ना। और इसका ए सही मात्रक जो होता है वो जूल पर एम्पियर होता है, याद रखिए। चुंबकीय विभव का मात्रक जूल पर एम्पियर होता है, जरूर इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले मेरे प्यारे मित्र, क्या है, और आप लोग प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, पीडीएफ नोट्स रेडी है आपके एग्जाम के लिए, सजेशन रेडी है, सजेशन लेने के प्रयास कीजिएगा, नंबर दिख रहा है कंटेक्ट जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करिए आप, अगला क्वेश्चन आपको क्या है देख सकते हो, 43 नंबर क्वेश्चन है, पश्च श्रेणी से आप क्या समझते हैं, पश्च श्रेणी होता क्या है। ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम पूछा गया है। मेरे प्यारे मित्र आपको बात करें पश्च श्रेणी की बात करें तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं से निम्न कक्षा में क्या करता है, लौटता है। मतलब पहले उच्च कक्षा में था फिर निम्न कक्षा में आया, तो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा यानी लौटेगा तो इस प्रकार के श्रेणी को पश्च श्रेणी कहा जाता है। डिफिनीशन देखना इतना इजी है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं से निम्न कक्षा में आता है तो उसे लौटता है, तो इसमें प्राप्त श्रेणी, जो इससे श्रेणी प्राप्त होता है उसे हम लोग पश्च श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना, पश्च श्रेणी कहा जाता है। और यह श्रेणी अवरक्त भाग में पड़ती है। और याद रहे इसका वैल्यू जो होता है उच्च कक्षा यानी कि एन का जो वैल्यू होगा 4 से ज्यादा होगा, 4 से ज्यादा होगा, और निम्न श्रेणी 3 होता है, निम्न श्रेणी 3 से कम होता है। यानी कि उच्च श्रेणी से निम्न श्रेणी में लौटता है तो इसे हम लोग पश्च श्रेणी कहते हैं। और ये वैल्यू अवरक्त भाग में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। तो पश्च श्रेणी क्या है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है, लौटता है, तो उससे उत्पन्न श्रेणी को पश्च श्रेणी कहा जाता है और यह अवरक्त भाग में पड़ता है। ये डिफिनेशन कितना इजी है, एक बार याद हो जाएगा आप। और सभी का क्लियर है मेरे दोस्त, 500 ऑब्जेक्टिव, 100 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 लॉन्ग क्वेश्चन का पीडीएफ रेडी है, जिसमें आपको केवल फिजिक्स ही नहीं मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सबका क्वेश्चन रेडी है, लेने के प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। और ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम पूछा गया है कि आपको नेत्र की समंजन क्षमता क्या है समझने के प्रयास कीजिएगा। देखिए नेत्र की समंजन क्षमता की बात करें, देखो नेत्र लेंस की यहाँ पे आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करने, प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने की क्षमता को। देखो मेरे दोस्त, पहला बात, नेत्र लेंस जो होता है
वो आवश्यकता अनुसार प्रतिबिंब को चेंज करता है, उनका फोकस रेटिना पर डालता है। वही कहा, नेत्र लेंस की आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करना। सबसे पहला समझो कि जो आपका नेत्र लेंस है, आपके जो आंख के अंदर लेंस लगा होता है, ठीक है ना, आंख के अंदर जो लेंस लगा हो उत्तल लेंस होता है, ये उत्तल लेंस होता है। और ये आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी को चेंज करते रहता है। आवश्यकता अनुसार कभी-कभी देखिएगा आँख सिकुड़ाना पड़ता है, कभी आँख ऐसे करना पड़ता है, कभी ऐसे करके देखना होगा, कभी ऐसे करके देखना होगा, कभी ऐसे करके झाँकना होता है। तो मतलब आवश्यकता अनुसार नेत्र लेंस की इसकी क्या होता है, फोकस दूरी को परिवर्तित करना पड़ता है। और प्रतिबिंब जब परिवर्तित होगा तब ना भाई रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनना चाहिए। जब कोई वस्तु से प्रकाश आ रहा है तो इसका रेटिना पर बनना चाहिए इसका प्रतिबिंब। हो सकता है कि वस्तु से आने वाला प्रकाश थोड़ा दिक्कत हो, तो इसको आपको छोटा-बड़ा करना हो सकता है। क्योंकि प्रतिबिंब तो भाई आपको यही रेटिना पर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है ना? उसका छवि यहाँ पे बनना चाहिए। वही कहा नेत्र लेंस की आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करना। प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने की क्षमता। प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने की क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। और ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और 2021 के एग्जाम में पूछ चुका है। मेरे प्यारे मित्र आपको बता दें डेली आपको 8 बजे, डेली 7 बजे से क्लास चलती है, 7 से 8, 8 से 9 और 10 से 11 क्लास चलता है। डेली मेरे दोस्त क्लास चल रहा है, जरूर आने की प्रयास कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। 45वां क्वेश्चन है, विद्युत अनुनाद को समझाइए। विद्युत अनुनाद क्या एक प्रकार का यह क्वेश्चन कहा गया और ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में है। समझिए, किसी निश्चित आवृत्ति पर धारा आयाम के महत्तम होने की घटना, किसी निश्चित आयाम या निश्चित आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर, किसी निश्चित फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर धारा आयाम के महत्तम होने की घटना को अनुनाद कहा जाता है। और अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा मूलतः उसके प्रतिरोध के बराबर होता है। यह समझिए अनुनाद क्या है, विद्युत अनुनाद क्या है। इसको समझिए, जब एक निश्चित आवृत्ति होता है तो एक निश्चित आवृत्ति पर धारा आयाम के महत्तम होने की घटना, एक निश्चित आवृत्ति पर धारा आयाम को महत्तम यानी कि सबसे ज्यादा होने की घटना जो होता है उसको अनुनाद कहते हैं। और अनुनाद की स्थिति में प्रतिघात और प्रतिरोध का मान बराबर होता है। क्या कहा, प्रतिघात या सॉरी प्रतिबाधा और प्रतिरोध का मान बराबर होता है अनुनाद की स्थिति में। ठीक है ना। अनुनाद क्या है, तो अनुनाद एक निश्चित आवृत्ति पर धारा आयाम के महत्तम होने की घटना अनुनाद कहलाता है, विद्युत अनुनाद कहलाता है। और ये भी क्वेश्चन 2021 एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है कि किसी निश्चित आवृत्ति पर धारा आयाम के महत्तम होने की घटना को विद्युत अनुनाद कहते हैं। और विद्युत अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा और प्रतिरोध का मान इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। आभासी आभासी नमन कोण से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन आभासी नमन कोण से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया है कि आभासी नमन कोण से आप क्या समझते हैं? इसको समझिए, बहुत प्यारा सा है कि पृथ्वी के चुंबकीय यामुत्तर के अलावा किसी अन्य यामुत्तर के नमन कोण के मान ही आभासी नमन कोण कहलाता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया आभासी मतलब काल्पनिक, इमेजिंग मतलब सोच सकते हो, काल्पनिक है, रियल नहीं है। ठीक है, तो ये कहा आभासी नमन कोण से आप क्या समझते हैं? तो बात क्या गया, पृथ्वी के चुंबकीय यामुत्तर के अलावा, पृथ्वी के जो चुंबकीय यामुत्तर है उसके अलावा ठीक है, उसके अलावा अन्य यामुत्तर के नमन कोण को, अन्य जो उसके अलावा कोई दूसरे यामुत्तर से जो नमन कोण बनेगा उसी को हम आभासी नमन कोण कहते हैं। सिंपल है कि पृथ्वी के चुंबकीय यामुत्तर के अलावा अन्य नमन कोण के जो अन्य यामुत्तर से जो कोण बनता है या अन्य यामुत्तर के नमन कोण के मान को ही आभासी नमन कोण कहा जाता है। और आभासी नमन कोण एवं वास्तविक नमन कोण निम्नलिखित संबंध है। आभासी नमन कोण और वास्तविक नमन कोण में संबंध एक है, आपको यहाँ पे tan सिग्मा 1 इक्वल टू tan सिग्मा अपॉन tan थीटा, यह आभासी नमन कोण के मान हमेशा वास्तविक से अधिक होता है। और आभासी नमन कोण का मान जो होता है काल्पनिक से अधिक होता है, याद रखिएगा। जो वास्तविक नमन कोण होता है नमन कोण से अधिक होता है आभासी नमन कोण का मान, यानी कि आभासी नमन कोण ज्यादा होता है, वास्तविक की तुलना में ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय यामुत्तर के अलावा अन्य यामुत्तर के नमन कोण के मान को ही आभासी नमन कोण कहा जाता है। और आभासी नमन कोण का मान आभासी नमन कोण का मान वास्तविक नमन कोण से ज्यादा होता है। और एक संबंध दिया गया है tan सिग्मा 1 इक्वल टू tan सिग्मा अपॉन tan थीटा।
ठीक है। और आभासी नमन कोण का मान ज्यादा होता है वास्तविक की तुलना में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे द्विधारी अंक पद्धति का समझाओ। द्विधारी अंक पद्धति क्या है? देखो आपको प्रयास देता है द्विधारी संख्या से दशमिक संख्या, दशमिक संख्या से द्विधारी संख्या। तो द्विधारी अंक पद्धति क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और ये भी क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा गया। देखो द्विधारी अंक पद्धति जो होता है उसमें 0 और 1 होता है और फिर उस प्रकार से बनाया जाता है। देखो द्विधारी पद्धति में 2 अंक प्रयोग लिए जाते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं, जिसमें आपको 0 और तथा 2 होता है, 0 तथा 2 होता है। मतलब द्विधारी पद्धति में 2 अंक लिए जाते हैं जिसमें 0 तथा 2 होता है। क्योंकि इस पद्धति में 2 अंक प्राप्त प्रयोग में लिए जाते हैं, अतः इस पद्धति को आधार पर 2 होता है। इस पद्धति के आधार पर द्विधारी अंक पद्धति कहते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है कि द्विधारी अंक पद्धति क्या है, यह आप समझाइए। द्विधारी अंक पद्धति में 2 अंक लिए जाते हैं जिसमें 0 तथा 2 होता है, अतः होता है चूंकि इस पद्धति में 2 अंक प्रयोग में लिए जाते हैं, अतः इसे द्विधारी अंक पद्धति कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 1 0 0 1 2, 1 1 0 0 1 1 2। यह समझने के लिए यह जो कैसे आया, आपको अगर कोई अंक दे दिया जाए, इसे 25 दे दिया जाए, 17 दे दिया जाए, 19 दे दिया जाए, 23 दे दिया जाए, कहे कि द्विधारी में चेंज कीजिए, तो बिल्कुल चेंज कर सकते इजी तरीका से। और यह इसके लिए किसी न किसी का वैल्यू है। अगर इसका मान ज्ञात करेंगे तो कितना प्राप्त होगा। अगर हम 1 लिखे 2 के पावर कितना लिखेंगे, सॉरी 2 के पावर लिखेंगे, यहाँ पे कितना है 2 4 है ना, 3 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 1 गुने 2 के पावर 2 प्लस 0 गुने, आपको समझ में नहीं आएगा हमको पता है, 2 गुने 1 प्लस 1 गुने 2 के पावर 0, इसका हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 1, यानी कि हो जाएगा 12 13। यानी कि यह 13 का द्विधारी पद्धति है। ये किसका है? 13 का द्विधारी पद्धति है, याद रखना। ये दशमिक संख्या है, 13 आपका दशमिक संख्या हो गया और 10वीं का द्विधारी आपका इतना है। और इसका भी बनाएंगे तो पता चल जाएगा। और बोलोगे सर आपने क्यों ऐसे बना दिया, हमको समझ में आया नहीं। बिल्कुल आपको समझ में नहीं आया, मुझे पता है। तो द्विधारी संख्या से दशमिक संख्या, दशमिक संख्या से द्विधारी संख्या, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल बनाना है, उसके लिए मेरे साथ बने रहना। मात्र 10 मिनट के वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। कितने मिनट? 10 मिनट के वीडियो में। और मैं इसके लिए स्पेशल लेक्चर लेके आऊंगा, समझ में नहीं आएगा, बस इसमें भाग देने आना चाहिए। अगले क्वेश्चन देखो, आपको 48वां क्वेश्चन क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी का अभिदृश्य क्षमता। क्वेश्चन है यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किस स्थिति में अधिक होगी। भाई क्वेश्चन कहा गया सूक्ष्मदर्शी जो है उसकी आवर्धन क्षमता किस स्थिति में अधिकतम होनी चाहिए, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कौन ऐसी स्थिति है जिसमें आवर्धन क्षमता अधिकतम होनी चाहिए सूक्ष्मदर्शी का। तो कहा सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र m बराबर क्या होता है, 1 प्लस डी और एफ होता है, ठीक है ना। इस सूत्र में वो क्लियर है, जब एफ फोकस के मान अधिक होगा, फोकस के मान अधिक होगा तो आपका आवर्धन क्षमता कम होगा, और फोकस का मान कम होगा आवर्धन क्षमता ज्यादा होगा। इसका रीजन मैं आपको मैथमेटिकल टूल पे आपको समझाऊंगा, समझ लीजिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ, 1 प्लस डी अपॉन एफ होता है सरल सूक्ष्मदर्शी का सूत्र क्षमता का। इस सूत्र के अनुसार लेंस की फोकस दूरी f जितनी कम होगी, लेंस की आवर्धन क्षमता उतनी अधिक होगी। यानी कि फोकस दूरी जो है, यह फोकस जो है जितना कम होगा आवर्धन क्षमता उतना अधिक होगा, आवर्धन क्षमता उतना अधिक होगा, और फोकस दूरी जितना अधिक होगा आवर्धन क्षमता कम होगा। अब बताता हूं मैं आपको, थोड़ा मैथमेटिकल टूल समझाता हूं। जैसे कि आपको सूत्र में आपको ये चीज समझ में आ गया, सूत्र में आपको m बराबर क्या है, x का सूत्र होता है 1 प्लस डी अपॉन एफ। कहा गया अधिक कब होगा, इसका मान आने की सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की स्थिति में अधिक कब होगा, मतलब आवर्धन क्षमता अधिक कब होगा। तो मेरे दोस्त आप याद रहे, फोकस दूरी जब अधिक होगा आवर्धन क्षमता अधिक होगा। अब बोलो कैसे, सपोज हम फोकस का मान ले लेते हैं, जितना मान ले, कुछ भी मान लेते हैं। अब डी का मान 1 है, डी का मान हम कोई एक ले लेते हैं, जैसे डी का मान हम 20 रख लिया, क्या रख लिया मेरे दोस्त 20। मेरे दोस्त डी का नाम हम 20 रख लिए, ठीक है ना, डी का मान हम 20 रख लिए, और एफ का मान हम चेंज कर करके देखेंगे। तो हमारा पास क्या प्राप्त हो गया, आप यहाँ पे शुरू करते हैं। तो आपको m बराबर हो जाएगा, यहाँ पे m बराबर 20 1 प्लस 20 अपॉन एफ का मान आप चेंज करेंगे,
पहले स्थिति में हम रख लेते हैं, पहला स्थिति में f बराबर हम 2 रख लेते हैं, f बराबर 2 रखें तो 2 रखेंगे तो वैल्यू 2 है, ठीक है ना। 2 रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 2 से 20 कटेगा 10 मरतबे, 10 में 1 जोड़ेंगे तो m का वैल्यू हमारे पास 11 आएगा, ठीक है ना, 11 आया, ये आपका क्षमता आ गया पहली स्थिति में। सेकेंड स्थिति में f का वैल्यू हम क्या करते हैं, 4 रख लेते हैं। अब देखना, अब 4 रखेंगे तो अब वैल्यू घटता शुरू हो जाएगा, 2 रखे हैं 11 है ना, 2 रखे 11 आया है, अब 4 रखेंगे तो देखिए 11 से घट जाएगा, यानी कि फोकस दूरी जैसे जैसे बढ़ेगा आवर्धन क्षमता घटेगा, इसलिए जितना फोकस दूरी कम रहेगा आवर्धन क्षमता उतना ज्यादा रहेगा। तो अब देखो d बराबर 1 प्लस 20 अपॉन उतना ही रखेंगे, 20 अपॉन क्या हो जाएगा, f की वैल्यू अब 4 रख दिए, 4 से कचेगा 20, 5 मरतबे 5 1 6, यानी कि d का वैल्यू क्या आया, 6 आया, ठीक है वैल्यू 6, 11 6 ज्यादा है कि सॉरी d नहीं, d का वैल्यू थोड़ी ना, m का वैल्यू, तो m का वैल्यू 6 आया 10। तो अब देखो f का वैल्यू जब 4 था, फोकस दूरी 4 था तो 6 आया, 2 था तो 11, आई मीन जितना फोकस दूरी कम रहेगा उतना अधिक आएगा, इसलिए आवर्धन क्षमता वही कहा, इस सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, d m बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ होता है, ठीक है ना। इस सूत्र के अनुसार लेंस की फोकस दूरी जितना कम होगा आवर्धन क्षमता उतना अधिक होगा, जितना 2 था तो 11 आया, बढ़ाएंगे तो घटेगा, जितना कम करेंगे, अगर हम 2 कहाँ पे सीधा भागते हैं, हम f का वैल्यू 1 डाल के देखते हैं, तो 1 तो सबसे कम है, इससे 2 से भी कम है और 11 से भी ज्यादा वैल्यू आएगा, देखना कैसे, m बराबर जितना कम करेंगे उतना बढ़ेगा, 1 प्लस 20 अपॉन क्या हो जाएगा 1, 1 से 20 कटेगा 20 मरतबा, यानी कि m का वैल्यू क्या है, 21 आया। सोचिए था कितना बढ़ गया, अगर f का वैल्यू 2 था तो 11, 1 रख दिए तो 21 आ गया, यानी कि जितना कम करेंगे आवर्धन क्षमता का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है, इसीलिए। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डोपिंग क्या है समझिए। कार्बन डोपिंग क्या होता है मेरे प्यारे मित्र, ये चीज को समझने की जरूरत है, और देखो यहाँ पे जो डिफिनेशन मिलेगा ना, इससे सटीक कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो डोपिंग क्या है, ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा गया, डोपिंग क्या होता है। देखो, कार्बन डोपिंग का मतलब होता है किसी चीज में मौजूद कार्बनिक पदार्थों की आयु निकालना, मतलब कोई भी वस्तु में कार्बन है, हर एक वस्तु में कार्बन होता है, काला लगा, जैसे कड़िका लगा हुआ है आपके, सिंपल बात है, जैसे कि कोई वस्तु है जिस पर खाना बना, ठीक है, खाना बना आज से 4 साल पहले, वह कड़ाही वैसा ही पड़ा हुआ है। अब हो सकता है कि किसी घर में खाना उना बना, वो घर में किसी कारणवश वो क्या हो गया, बंद करके बाहर चला गया, और कभी लाइफ में वो लौटा ही नहीं घर पे, अब किसी कारणवश पुलिस को हाथ लगा कि भाई इस घर से ही कुछ हुआ है, तो घर में आएगा तो पता करेगा कि भाई वो में बहुत सारा बर्तन उतर रखा हुआ है, तो बर्तन में करखा है, तो यह करिका कब का है, भाई खाना इससे पहले कब बना था यहाँ पे, वह करिका से, यानी कि करिका जो होता है ना, करिके ना कहते हैं, वो कार्बन है, उससे पता लगाएगा, उस कार्बन को पता लगाएगा, डोपिंग करेगा, मतलब उसको अनुसार पता लगाएगा कि भाई कितना वर्ष यह कार्बन पुराना है, क्योंकि वो काला था, खाना बनाया था काला पड़ गया, तो काला निकालेगा, उससे जांच करेगा, पड़ताल करेगा, तो पता चलेगा अच्छा 4 वर्ष पहले का ही है, 5 वर्ष पहले का है, या कुछ क्षण पहले का है, इससे पता लगेगा भाई हो सकता है कि इस घर में कोई आकर रहता होगा, खाना बनाता होगा, ठीक है, तो उससे पता लगता है, तो वही बात कहा गया, कार्बन डोपिंग का मतलब होता है किसी भी चीज पे मौजूद कार्बन, कोई भी चीज पर उपस्थित जो कार्बन है मौजूद, मतलब उपस्थित कार्बन पदार्थों की आयु पता लगाना, आयु मतलब उसकी डेट निकालना कि कब का है, आयु निकालना, ठीक है ना। यह पूरी तरह वैज्ञानिक विज्ञान पर आधारित है, यह पूरी तरह विज्ञान पर आधारित है, साइंटिस्ट पर आधारित है, क्योंकि ये लैब में पता लगाया जाता है, इससे नहीं लगाया, वैज्ञानिक पर आधारित है। अगर किसी भी अगर किसी को भी किसी चीज की आयु को देखकर, यानी कि किसी को भी किसी चीज की आयु को लेकर यहाँ पे शंका होती है, तो उसे इसके माध्यम से उसकी आयु निर्धारित की जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति को अगर अपने आप में आयु पता नहीं लग रहा है कोई भी वस्तु का कि कितना वर्ष पुराना हो सकता है, जैसे कि बहुत सारा सामान होता है आपके घर में जो पता नहीं चल पाता है कि ये कितना वर्ष पुराना है, जैसे पेड़ पौधे भी होते हैं, तो वो उसका पता कैसे लगा देते भाई कितना वर्ष पुराना है, तो यह कार्बन डोपिंग के माध्यम से ही होता है। कोई कोई पेड़ सुनोगे कि 10,000 वर्ष पुराना है, और जब से हमारा पीढ़ी है, जब तक ये है, जब से ये शुरू है, कभी खत्म हुआ ही नहीं। तो मेरे दोस्त आपको पता बता दें कि कार्बन डोपिंग के माध्यम से उसका पता लगाया जा सकता है कि यह पेड़ कितनी वर्ष पुरानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, 50 नंबर क्वेश्चन क्या है,
और ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अग्र अभिनति या उग्र ऊपर की ओर क्या है, उदग्र ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बी में एक धनावेशित कण को क्षैतिज पूर्व की ओर फेंकने पर लगने वाला बल की दिशा होगी। क्वेश्चन कहा गया, सिंपल बात है कि उदग्र ऊपर की ओर, उदग्र ऊपर की ओर अगर हम कोई वस्तु फेंक लो, उदग्र ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बी में एक धनावेशित कण को क्षैतिज पूरब की ओर, ऊपर की ओर पूरब की ओर, क्या क्षैतिज ऊपर की ओर पूरब की ओर क्या कर रहे हैं, फेंकने पर लगने वाला बल की दिशा क्या होगा, लगने वाला बल का दिशा क्या होगा, ये क्वेश्चन कहेंगे। देखो यहाँ पे बी बराबर बीके होता है और वी बराबर क्या होता है, वी आई होता है। कण पर लगने वाला बल जो होता है उसको लॉरेंस बल कहते हैं, ए बराबर क्यू इंटू वी प्लस क्या होता है। देखो यहाँ पे सिंपल कहा गया कि उदग्र ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बी है तो बी बराबर बी के हो जाएगा, ठीक है ना। और बात करें क्षैतिज घटक धनावेशित कण, क्षैतिज घटक फेंकने पर बल क्या होगा, तो उसका क्षैतिज वी बराबर वी आई हो गया। और इसका बल का सूत्र दिया जाता है लॉरेंस बल, एफ बराबर क्यू प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। और v का वैल्यू पता है वी आई है, b का वैल्यू पता है बी के, तो वी आई प्लस v क्या है वी आई गुने बी के, ठीक है। f बराबर क्या होगा क्यू v, क्योंकि गुना में है तो v और b बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा आई क्रॉस बी है, सॉरी आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के है। बोलो आई क्रॉस के होता है क्या है, आई जे के, आई के उल्टा हो गया यानी कि माइनस जे हो जाएगा। यानी कि आपको मैं वेक्टर समझा चुका हूँ, वेक्टर बहुत प्यार समझाए थे, ये आई होता है आई जे के। अगर इस दिशा में चलेगा तो प्लस होगा, अगर उल्टा दिशा में चलेगा माइनस होगा। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलेगा प्लस में होगा, क्लॉकवाइज चलेगा माइनस में होगा। मेरे दोस्त आई जे, अगर आई क्रॉस जे रहेगा, आई क्रॉस जे तो हो जाएगा के, लेकिन के जे क्रॉस आई रहे, जे क्रॉस आई रहे, अब ये हो जाएगा माइनस के, मतलब उल्टा जे क्रॉस आई होगा माइनस में हो जाएगा, के होगा दोनों का आंसर लेकिन माइनस प्लस में, आई क्रॉस जे होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है अगर के क्रॉस आई रहता, देखो के क्रॉस आई सीधा है, ठीक है ना, तो के क्रॉस आई रहता तो यहाँ पे जे होता, लेकिन अगर आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के उल्टा हो गया, इसका यहाँ पे माइनस जे होगा, माइनस जे होगा। जो सेम कंडीशन है तो F बराबर क्या क्यू वी बी माइनस जे होगा क्योंकि आई क्रॉस के है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अतः कण पर लगने वाला बल की दिशा दक्षिण की ओर होगा, दक्षिण की ओर होगा, जो वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर बल लंबवत होगा दक्षिण की ओर, क्योंकि माइनस में है इसलिए दक्षिण की ओर होगा, ठीक है। तो यह आपका 50 क्वेश्चन यहाँ पे आज क्लियर होता है, लेक्चर 5वां खत्म होता है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसका पीडीएफ नोट्स रेडी है, लेने का प्रयास करना मेरे प्यारे मित्र, क्योंकि आपको पता है 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 500 ऑब्जेक्टिव और 20 लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो आपको डेली क्लासेस में दिए जाते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिए, क्रैश कोर्स भी ज्वाइन जरूर कीजिए। थैंक यू।